हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जो सोशल साइंस पेपर था। डेट था 17 फेब 2025। तो उसकी सीरीज वाई रहेगी। चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन थे और कैसे आपको अटेम्प्ट करना था। पहले जो सेक्शन ए आपका आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन यूरोप, तो इसका आंसर यहाँ ही पहले है 1789। इसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपका आ रहा था, सेकंड ऑब्जेक्टिव, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका है एस एन बैनर्जी। इसके बाद तीसरा जो है, पल्सेस आर डैश क्रॉप्स, तो आप यहाँ पे देखा ल्यूमिनस क्रॉप्स है ये। इसके बाद चौथा जो आपका है, चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड तो यहाँ पे सी पार्ट इंडिगो कल्टिवेशन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा था, पांचवा, यहाँ पे देखिए, डैश डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पोइट हु रोट बोम्बुर्त यम्बरजल, तो इसका नाम था दीननाथ नादिम। तो ये वाला यहाँ पे आंसर था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदन हिल्स, तो यहाँ पे कॉफी, बी पार्ट आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो यहाँ पे सी पार्ट है बैंगलोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, विच वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप, तो वो कौन है, ऑल ऑफ दीज। नो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नो वैल्यू फॉर पब्लिक ओपिनियन, मोनोपोली ओवर पावर, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज बेटर, बेहतर कौन सा, तो डेमोक्रेसी जो है पहला वाला, यही आंसर है इसका। जो 10th क्वेश्चन था आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ए लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री, तो वो कौन सा था, ये पर कैपिटा इनकम, इसकी कोई जरूरत नहीं, बाकी ये देखा जाता है क्लाइमेट, कैपिटल और चीप लैंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो 11th वाला है, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, प्लास्टिक बैग्स आर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जमीन के अंदर वहां पे खत्म नहीं होते हैं, वो जमीन को मानो पोल्यूट करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, तो कौन सा था यहाँ पे ऑप्शंस काफी थे, तो यहाँ पे इसका आंसर है सी पार्ट एग्रीकल्चर, इसका है। टूरिज्म सेकंड पे आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1944 में अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ओर इज दैट ये। इसके बाद नेक्स्ट है, PMRY स्टैंड्स फॉर, इसका बिल्कुल यहाँ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये इसका आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्मड इन ईयर, तो ये आपको पहले ही पता होगा 2019, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर डैश डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत, तो बी पार्ट इसका आंसर रहेगा करण सिंह। आगे चलते हैं, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वो कौन सा है, सी पार्ट आंसर रहेगा वोल्केनो। इसके बाद सेक्शन बी आपका आ रहा है, इसमें क्वेश्चंस करने थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या लिखना था आपको। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इंडियंस वर आउटरेटेड बाय रोलैट एक्ट, तो क्यों इंडियंस आउटरेटेड थे, यानी क्यों उनके अंदर गमो गुस्सा था। तो इसमें क्या हुआ था, रोलैट एक्ट इसके खिलाफ हिंदुस्तान में इसलिए हुआ था क्योंकि ये सिविल लिबर्टीज को खत्म कर रहा था। वहाँ पे डिटेंशन, यानी लोगों को जेल में डाला जा रहा था, कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ पे लोगों के जो हकूक थे उनको छीना जा रहा था। इसके बाद इम्प्रिजमेंट, उनको जेल में वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोर्ट कचहरी का कोई मसला ही नहीं था। गवर्नमेंट एक मानो एक तरीके से जो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे जिसको कहेंगे सुपरमेशन ऑफ डिक्टेटरशिप हो रहा था, अनडेमोक्रेटिक हर कोई चीज़ हो रही थी। इसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे उनकी पामाइल हो रही थी, यानी जो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो स्पीच होती है वो छीना जा रहा था। तो ये कुल मिला के इसके खिलाफ जो इंडियन थे वो आवाज उठा रहे थे, जो कि ये सारी चीजें रोलैट एक्ट में थी, ये आपको लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, उसका क्या असर पड़े इंडिया इकोनॉमी पे। तो वो मान लीजिए, वो मेन अगर आप बात करेंगे, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, क्योंकि जब सारा वर्ल्ड हिट हुआ तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा इंडिया डिपेंड था, तो प्राइसेस जबरदस्त गिर गई, नतीजा यहाँ के लोगों पे वो असर पड़ा। अच्छा, रिड्यूस्ड ट्रेड, उसके बाद जो यहाँ ट्रेड होता था बाकी मुल्कों के साथ, क्योंकि जब डिप्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड आया तो इंडिया का ट्रेड भी वहाँ पे उसके साथ मुंसलिक था, तो वो भी कम हो गया। उसके बाद जो और एक चीज़ हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में, वो भी एक मसला हुआ। और लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई इंडिया में, वो भी एक पॉइंट था इसमें जो आपको लिखना था। तो ये कुल मिला के आपको लिखना था इस क्वेश्चन के रिलेटेड। और पढ़ता, राइट सम ऑफ द इन्वेंशंस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसके हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ होता कि इंडिया के हवाले से या वर्ल्ड के हवाले से, तो हम दोनों बात करेंगे। स्पिनिंग व्हील का वहाँ पे वजूद में आना, वो एक पॉइंट था। द वाटर फ्रेम, वो द पावर लूम, जो पावर लूम इन्वेंट हुआ उससे भी जबरदस्त हेल्प मिली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। उसके बाद द कॉटन जिन, जिसने एक जबरदस्त एक मशीन थी जो कि कॉटन सीड्स को अलग करता था कॉटन से। और उसके बाद द स्विंग मशीन और सिंथेटिक डाइज वगैरह। तो ये कुल मिला के बड़े बड़े कुछ पॉइंट्स आपको लिखने थे कि इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को की ग्रोथ में काफी मदद वहां पे की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई वर द कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड, स्क्रैप मींस खत्म करना, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। तो 3 बड़े रीजन जो थे, हम कह सकते हैं द राइज ऑफ फ्री ट्रेड, दुनिया में हर जगह फ्री ट्रेड का नारा चला, तो उसके हवाले से फिर एक प्रेशर बना कि कॉर्न लॉज को हटा जाए, क्योंकि इसके खिलाफ
थे। दूसरा था सोशल प्रेशर एंड हार्डशिप्स, क्योंकि लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। लोगों का एक दबाव आ रहा था कि इन लॉज को, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों पे मुश्किल हो रही थी उन लॉज से, तो वो भी एक पॉइंट बना। और लास्टली अगर कहेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी बहुत सी तहरीकें चली इसके खिलाफ, लोगों ने आवाज़ उठाई, वो मोबिलाइज हो गए कि नहीं ये कॉर्न लॉज जो है ये अगेंस्ट जनरल पब्लिक है। तो कुल मिला के ये बड़े 3 रीजन थे, तो नतीजतन जो था कॉर्न लॉज को स्क्रैप इन्हें हटा दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन था और एक और पार्ट, व्हाट वर द एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणबीर सिंह टू ऑर्गेनाइज सिल्क इंडस्ट्री कश्मीर, यानी जो सिल्क इंडस्ट्री कश्मीर में काफ़ी बढ़िया चल रही थी अगर बात करेंगे उस टाइम की, तो क्या रणबीर सिंह ने वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए, तो उसने क्या उठाया, तो एक लिखना था आपको सेरिकल्चर डेवलपमेंट, सेरिकल्चर जो इसमें हम कहते हैं कि जिससे सिल्क निकलता है फिर, तो उसकी खातिर उसने मलबरी कल्टीवेशन को जबरदस्त इंपॉर्टेंट, जो आप कहते हैं तूत के दरख्त, तो वो लगाने पे ज़बरदस्त जोर दिया। इवन उनकी प्रोटेक्शन पे जोर दिया, उनकी काटने पे आपको सज़ा मिलती थी। अच्छा, रेयरिंग हाउसेज जहाँ पे पाला जाता था इन सिल्क वर्म्स वगैरह को, तो वो हाउसेज उनके लिए सपोर्ट दिया। सिल्क फैक्ट्रीज खुलवाई, जिसमें श्रीनगर की सिल्क फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट यानी जहाँ पे सिल्क को फिर काटा जाता था यानी बनाया जाता था, वो लगाया। स्टेट मोनोपोली लगा दी, यानी इसमें सारा अमल दखल जो था वो स्टेट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट या उस वक्त की जो सरकार थी वो कर रही थी, जो अंडर द जो किंग था डोगरा यही रणबीर सिंह। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी इसमें पैसा भी ठीक ठाक लगाया। तो ये कुल मिलाकर बड़ी काम किए महाराजा रणबीर सिंह ने सिल्क इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इंडिया। कमर्शियल फार्मिंग की अगर बात करेंगे तो 4 बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 बड़ी क्वालिटीज अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहता है, तो आप कह सकते थे मार्केट ओरिएंटेशन, क्योंकि जब कमर्शियल फार्मिंग होती है तो मार्केट ओरिएंटेशन वो बेचने के लिए उगाया जाता है, चाहे जो भी फसल, अगर कश्मीर की बात करेंगे, एप्पल्स की बात करेंगे, वो हम सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, हम बेचने के लिए उगाते हैं, बाहर मंडियों में बेचने के लिए। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें होता है, जिसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, हाई क्लास जो मशीनरी होती है, ट्रैक्टर्स वगैरह, टिलर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इसमें, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हम ये नहीं कि 1-2 पेड़ लगाएंगे, हम एक्सपोर्ट या बाहर के स्टेट में भेजने के लिए ये माल बनाते हैं। स्पेशलाइजेशन यानी कुछ खास क्रॉप्स वगैरह को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये कुछ आप लिख सकते थे जो कमर्शियल फार्मिंग की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th वाला था, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इंडिया। तो उन आयरन ओर बेल्ट्स की अगर बात करें उसमें आपको लिखना था उड़ीसा झारखंड बेल्ट पहले नंबर पर, फिर छत्तीसगढ़ बेल्ट आता है, आपका कर्नाटक बेल्ट आता है या गोवा बेल्ट आता है, तो ये आपको लिखना था, इनके बारे में आप बात कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया था कि आपको कहना था कि यूनियन में क्या आता है, स्टेट में क्या आता है और कंकरेंट। आपको पहले पता है यूनियन और स्टेट पर कंकरेंट, जिसमें दोनों का अमल दखल रहता है। तो यहाँ पे ए जो है डिफेंस, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। पुलिस जो आती है स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर ये भी स्टेट, एजुकेशन ये कंकरेंट में आता है, बैंकिंग यूनियन में आता है, फॉरेस्ट कंकरेंट में आता है, कम्युनिकेशंस यूनियन में आता है, और फिर उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टेट में आता है, और मैरिज जो होते हैं तो वो कंकरेंट में आते हैं। तो नंबर 8 क्वेश्चन आपका है, नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो आप काफी हैं, आप जैसे मैंने लिखा है एसपी, आरजेडी, टीडीपी, पीडीपी, एनसी, आप, टीएमसी, डीएमके, बाकी भी हमारे कश्मीर में वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने 5-8 आपने लिखी होंगी आराम के साथ, नाम लिखने थे खाली। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, कास्ट इन इक्वलिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया हाउ। आपको बोलना था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन आया था कि कास्ट इन का मतलब है कि जो जात पात के नाम पे अभी भी भेदभाव हो रहा है। उसमें आपको लिखना था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है, अभी भी जात पात के नाम पे इंडिया में वो एक जिसको कहेंगे ना कि भेदभाव हो रहा है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अनइक्वल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जो होते हैं वो पूरी एक्सेस नहीं है, गरीबों के लिए कहीं कहीं पे नहीं है, अमीर अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं, वो होता है। इसके बाद या जो निचली जाति के लोग होते हैं उनको पूरी एक्सेस नहीं दी जाती है, अगर हम थ्रू आउट इंडिया की बात करें, या हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, इसमें भी उनको पूरा एक्सेस नहीं मिलता है जो निचली जाति के लोग हैं, जो लो कास्ट है। इसके बाद डिस्पैरिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज, यानी अभी भी इंडिया में कहीं कहीं देखा जा रहा है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए उनके एरिया में, जो लोअर कास्ट है उनको एक्सेस पूरी नहीं मिलती है। तो ये कुछ आपको लिखना था कुल मिला के, जो आपने लिखा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, व्हाट आर मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेन क्या है, तो वो आपको लिखना है, पहले पता हो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, चाहे यहाँ पे बात करेंगे हम पर्टिकुलरली एप्पल वगैरह की, इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह या बाकी अलाइड सेक्टर आते हैं। उसके बाद टूरिज्म की आप बात कर सकते थे, वो लिखना था दूसरे नंबर पर, और हैंडीक्राफ्ट्स का भी अमल दखल है यहाँ पे, ये कुल मिला के थोड़ा सा आपको इन डिटेल लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपको पता है ये बेसिक रिलीफ होता है, प्रिवेंट लाइफ और प्रिवेंट डेथ ऑफ एनी बॉडी, जो अगर कहीं पे कोई मसला होता है कि इमीडिएट उनको मिलना चाहिए, इमीडिएट केयर जो मिलता है वो लाइफ फर्स्ट एड का मतलब होता है, वो किस तरीके से देना होता है उसके बारे में आपने लिखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सेक्शन सी हमारा था, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो पहला था 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड नेशनल स्टेट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। तो बाल्कन्स की बात हो रही, तो वहाँ पे क्यों हुआ, तो आपको लिखना था डाइवर्स इथनिसिटी वहाँ पे थी, अलग अलग जनजातियाँ थी वहाँ पे, वो एक मसला हुआ। डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर, वो बड़ा एक मसला, जब ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया तो बाकी हम यूरोप के जो भी कंट्रीज थे उन्होंने वहाँ पे हाथ डालने की कोशिश की, उसको खाने की कोशिश की, अपना सिक्का जमाने की कोशिश की। वहाँ पे ग्रेट पावर राइवरी, मुल्कों के जर्मनी वगैरह जो बाकी मुल्क थे वहाँ पे उनके दरमियान एक राइवरी, एक दुश्मनी खड़ा हो गई। इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, वो भी एक मसला हुआ कि नेशनलिज्म की तरफ लोग
लोग थोड़ा सा वो जिसको कहेंगे कि सोचने लगे। और ये कुछ मिला के बड़े बड़े रीजन थे जिससे कि नेशनल टेंशन हुई कहाँ पे, बाल्कन्स में। इसके बाद यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो इसमें आपको पता ही होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, जिसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और फिर आपने लिखा होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और फिर लोकल, जिसको हम कहते हैं पंचायत वगैरह, तो वो लोकल में, वो वर्टिकल में आता है। तो और इसके अलावा थोड़े से प्रेशर ग्रुप्स भी आपने लिखा होगा कि जो जिनके अंडर जो मीडिया वगैरह, जिसके अंडर फिर गवर्नमेंट को भी सोच समझ के हर कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे 14th जो क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है और टेक्निकल डेवलपमेंट, तो इससे रिसोर्स जो है क्यों वो ज्यादा खत्म हो गए या क्यों ज्यादा खत्म हो रहे हैं, कंजप्शन क्यों। तो इसमें आपको पॉइंट देते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, तो ज्यादा आप प्रोडक्शन करने की तरफ लगे हुए हो, ज्यादा बनाने की तरफ, मैन्युफैक्चर करने, तो नतीजा रिसोर्स जो है वो ज्यादा खत्म हो रहे हैं। एक्सपेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपकी बिल्डिंगें बनी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया आपकी है, तो नतीजतन क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फिर वो असर पड़ता है, रिसोर्स पड़ता है, वो ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, जो आप वहां पे लिख सकते हैं कि राइजिंग कंज्यूमरिज्म एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हर लोगों को हर चीज घर में चाहिए, हर जिसको कहेंगे हर सुविधा घर में चाहिए, तो उसके असरात भी कहीं ना कहीं रिसोर्स पे पड़ रहे थे, वो आपने लिखा होगा। या अर्बनाइजेशन का मसला, यहाँ पे दिन ब दिन लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो नेचुरली वो भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को कंज्यूम करने में उसका भी एक असर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें आपको रीजन लिखनी थी क्यों हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम इंडस्ट्री अभी उतनी तरक्की नहीं कर पा रही है। तो इसमें आप लिख सकते थे लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन और या टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं है हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम में। कश्मीर में अभी भी पुरानी तरीके वो लूम्स वगैरह चल रहे हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग की एक बढ़िया प्रॉब्लम है, जो ये माल बनाते हैं हैंडलूम वाले या हैंडीक्राफ्ट, उनकी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है कंपटीशन फ्रॉम चीपर प्रोडक्ट्स, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो थोड़ा सा कम्पीट कर जाते हैं और लोग प्रेफर करते हैं कि चलो वही खरीदें। तो नतीजतन क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जो हाथ का काम होता है, इनको दचका लगता है। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अब कोई जब ये काम करना चाहता है तो उसको पैसे मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या मिडल मैन, या कह सकते हैं जो मिडल मैन होते हैं, इनमें वो सारा पैसा खा जाते हैं। वो जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा होता है, कारीगर, आर्टिजन्स, उनको कहीं ना कहीं फिर नुकसान उठाना पड़ता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन 16 जो आपका था, ये एक बड़ा सा पैसेज था, तो इसमें से आपको निकालना था कि आंसर क्या। पहला क्वेश्चन जो था आपका, नेम द राइटर्स हु रोट ऑन द इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बिल्कुल आसानी के साथ आपने भी किया होगा। तो यहाँ पे देखिए ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी, ये आपको लिखना था पहला वाला। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका रखा गया था, नेम द प्लेसेस पर्पस ऑफ सेटिंग अप लाइब्रेरी ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। इसका आंसर यहाँ पे था पब्लिक लाइब्रेरीज वायर सेटअप फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी एक्सप्लेन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाउन तक आपको ये लिखना था। इसके बाद वाई मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज एक्सप्लेन, थोड़ा ये भी आपको लिखना था। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। देखिए, मिल वर्कर्स ऑफ बैंगलोर सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स रोड टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, ये भी आप लिख सकते, थोड़ा अपने वर्ड्स में भी ऐड कर सकते, ये इसका आंसर हो जाता। इसके बाद सेक्शन डी जो आपका था, मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके थे वहां पे, बिल्कुल वो क्या करना था, 70 क्वेश्चन तो इंडिकेट आपको करना था फॉलोइंग गिवन आउटलाइन मैप जो आपको मिला होगा। पहले तो ये इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई और रेलवे, आपने किया होगा, बिल्कुल ईजी था। और दूसरा जो क्वेश्चन था, वन ऑफ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, आउटलाइन आपको पता ही होगा, आउटलाइन मैप जो आपको मिला होगा जिसमें प्लेन मैप होता है वर्ल्ड का मिला होगा। शेड एंड लेबल टू फेडरल कंट्रीज, आप वहां पे शेड कर सकते थे, यूएसए है वो भी एक फेडरल कंट्री, और कनाडा जो है वो भी एक फेडरल कंट्री, तो ये इसका जवाब रहता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कुल मिला के जो आपका एसएसटी का पेपर था फॉर द ईयर 2025, जो आज 17 फेब 2025 को हुआ था, और इसकी सीरीज थी वाई। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छा खासा पेपर किया होगा इंशाल्लाह ताला। चैनल के साथ बने रहे, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल के साथ बने रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।